वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। आप कोई भी परफ्यूम उठा लीजिए, किसी भी ब्रांड का दुनिया के, लेकिन जब गर्मी की तपती हुई जमीन पर जब बारिश की पहली बूंद गिरती है और उस बूंद से जो खुशबू निकलती है, हर परफ्यूम की महक उस खुशबू के आगे, उस मिट्टी की सौंधी सौंधी महक के आगे फीकी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही जादू है हमारी लोक संगीत का। और इस वक्त हमारे साथ में भारतीय लोक संगीत की एक बहुत बड़ी दिग्गज मौजूद हैं, मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया। वैसे तो मालिनी जी को परिचय की जरूरत नहीं है, लोक संगीत में इनका नाम पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज ये बॉलीवुड की वजह से हमारे साथ में है। इनकी दुर्गावती और उसका गाना उसके पहले ही चर्चा में आ चुका है। तो क्यों ना मालिनी जी वो जो रांझा बिन रांझे की हीर वाला जो गाना है, उसके साथ जी इंटरव्यू की शुरुआत करें। बिल्कुल बिल्कुल दिग्विजय, शुक्रिया आप सभी को, जनसत्ता के इस प्रोग्राम को देखने वाले भी तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। सही कहा आपने, अधिकतर लोकगीतों के इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन ये गाना इतना कामयाब हो गया और चर्चा में है, हलचल मचा रहा है, तो और मैं आपको सुनाती हूँ। रंजे इश्क का क्या जाने पीर फकीर, ये तो राधा जाने या फिर जाने ही, बिन राझे की हीर हुई मैं, बिन राझे की हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, बिन राझे की हीर हुई मैं, खुद को खुद में कैद किया है, खुद को खुद में कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अभी ये गाना छाया भी हुआ है और मान लीजिए आप लखनऊ में रहती हैं और इस गाने को जी जो म्यूजिक कंपोज किया है नमन और अभिनव, ये दोनों भी लखनऊ में हैं और बड़े ही यंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। तो इनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपके साथ इन्होंने पहले भी किया है काम। दिग्विजय जी, म्यूजिक कंपोज मैंने किया है इस गाने का, माफी चाहूंगा। अरेंज उन लोगों ने किया, तभी आप यदि देखेंगे तो उसमें क्रिएटिव्स में म्यूजिक में मेरा नाम भी आता है एज म्यूजिक डायरेक्टर। जी। तो ये कह सकते हैं कि फिल्म में एज म्यूजिक डायरेक्शन भी हमारी पहली एंट्री है। इस गाने की धुन हमने बनाई थी और एक दिन की बात है कि दो बच्चों ने मेरे को फोन किया, और ये पिछले साल की बात है, पेंडेमिक से पहले, और मुझे बताया कि हम नमन अधिकारी हैं, अभिनव शर्मा है, और हम आपसे मिलने के लिए समय चाह रहे हैं। मैंने कहा क्या काम है, बच्चे इस तरह फोन करते रहते हैं हमको। तो उन्होंने कहा कि हम AR रहमान एकेडमी से पास आउट हैं, यंग टैलेंट हैं, और लखनऊ के ही हैं, यहीं पले बढ़े, और हम सोचते हैं कि एक बार आपसे बस मिलना चाहते हैं। तुरंत मेरे दिमाग में एक तो दिग्विजय जी बात यह है कि मेरा अपना जाती मानना है कि लखनऊ का एक आम इंसान भी, म्यूजिक सेंसिबिलिटी लखनऊ में बहुत हाई है। किसी को भी संगीत की समझ, कद्र, पोइट्री की, शायरी की, सुर की बहुत आला है। तो मैंने सोचा वो बच्चे ऊपर से रहमान एकेडमी से पास आउट हैं, तो मैंने कहा मैं जरूर मिलती हूँ, और हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात पे तय हुआ हम लोग कुछ साथ में करते हैं, तो मैं इनके स्टूडियो गई 7-8 महीने बाद, वो भी वक्त मिला जब जब गए, तो हम लोग ने 2-3 चीजें मैंने रिकॉर्ड की, और ये हुआ कि हम लोग साथ में गाना बनाते हैं, क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस के बाद क्या चलेगा क्या नहीं, वो दे आर वेरी गुड विद मॉडर्न सेंसिबिलिटी ऑफ अ साउंड, क्या अच्छा लगेगा। और गायकी और धुने हम लोग के पास तो जिसका इतने सालों यही किया है, तो उसका खजाना है। फाइनली जब चलने लगे, तो मैंने कहा नमन एक काम करते हैं, बस तुम ये क्लिक पे गाना एक रिकॉर्ड करो। दीप्ति मिश्रा जी की मैंने बहुत कमाल की कविता पढ़ी, बिन रांझे की हीर हुई,
He said fine, and बस हमने क्लिक पे इसको ऐसे ही गाया। उस समय अंदाजा ये था मेरा कि हम इसको दोहे के रूप में गाएंगे, जैसे एक तारा पे मलंग, जैसे मलंग नहीं फकीर गाते हैं, जी। बिन रांझे की हीर हुई मैं, कि वो तंग तंग डंग डंग ड, ये सोचा था और इसी तरह रिकॉर्ड किया और हमने कहा इसी पे डेवलप करें। बच्चे तो बच्चे, उन्होंने पूरा, दोनों ने इसको कलर बिल्कुल अलग दे दिया। अलग कलर देने के बाद उनको हम हमारे पास भेजा कि हाउ हाउ इज दिस साउंडिंग नाउ, क्योंकि आपकी कॉम्पोजिशन है, कैसा लग रहा है। तो मैंने इनको बताया, क्योंकि मैं मेडिकल पंडित के संग गाती हूँ, कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक दें और इसमें सितार और सारंगी भी शामिल करें। आप सोचिए, लखनऊ के ही कलाकार हैं जिन्होंने बांसुरी बजाई है, जिन्होंने सारंगी बजाई है, और उसके बाद रिजल्ट आपके, ये गाना जब धर्मा ने सबसे पहले लिया, इस गाने को धर्मा प्रोडक्शन म्यूजिक ने इस गाने को पिक कर लिया। वहां से अक्षय जी की कंपनी ने, अक्षय कुमार जी ने अपनी फिल्म के लिए इसको लिया। तो जब ले लिया, इस गाने को हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो फिल्म है हमारी, उसकी जो डिमांड है, उसमें सिचुएशन ही कुछ इस तरह की है कि बहुत एक सुपर नेचुरल थ्रिलर है। तो ये गाने में हमको एक हॉन्टिंग फीलिंग है, हमको यही गाना ऐसे ही चाहिए। और दिग्विजय, हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी पर्सनली मैंने, कि इस गाने को हम दोबारा, क्योंकि हमने तो स्टूडियो में ऐसे ही गा दिया था कि हम दोबारा कर ले। वो उन्होंने कहा छुइएगा भी मत, हम तो चाहते नहीं, कुछ मत करिए, कभी बस एरिक पिल्लई के पास मिक्सिंग के लिए जा रहा है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो हमको तमाम एज अ सिंगर अपनी खामियां लग रही थी, ऐसे नहीं है, वैसा नहीं है। दे सेड नहीं, हमको यही डेप्थ, और ये ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म की आवाज आ रही है गाने को सुन के। तो वी वांट दैट ईयरी फीलिंग हमको इस गाने में। तब हमें नहीं मालूम था कि किस पर पिक्चराइज्ड है, क्या कहानी है। इनफैक्ट हमें तब ये भी नहीं पता था कि अक्षय कुमार जी का प्रोडक्शन है। लेकिन धर्मा ने कहा था, बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत कामयाब एक्टर है, जिनकी सारी पिक्चरें हिट होती हैं, उन्हीं की फिल्म का गाना है, बाकी कुछ नहीं पता था। तो जब ये गाना चला गया एंड दे लव्ड, उन्होंने कहा सबसे अच्छी बात ये है दिग्विजय की, नमन और अभिनव दोनों यंग है, उनका पहला गाना है ये। और हम लोगों को इनफैक्ट वहां से बोला गया है कि आप लोग गाने अब बनाते रहिए, तीनों बना के हम लोग को भेजते रहिए। तो दे आर वेरी हैप्पी। उन लोग अभी मेरे ख्याल से 23-24 साल के बच्चे हैं। और ये एक कह लीजिए ऐसा कमाल है जहाँ पे अनुभव, आज के जमाने की जो साउंड और म्यूजिक सेंसिबिलिटी, उसका संगम है गाना। चलिए, एक संकेत तो आपने दे दिया कि अब इस तरह के म्यूजिक सुनने को मिलते रहेंगे आपसे हमें, जो है। जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये इतना अब तक यस। सोचा क्यों नहीं, इतना देर ये आइडिया क्यों आया आपको? बॉलीवुड से कुछ परहेज है क्या आपको, जो है बहुत कम आप बॉलीवुड करती हैं? देखिए, बॉलीवुड अपनी शर्तों पे काम करता है, हमें अपनी शर्तों पे काम करना था। अब दोनों का मिलन कैसे हो, आपको पता ही है। बॉलीवुड की शर्तों में पहली चीज तो ये है कि सिंगर अवेलेबल हो बॉम्बे में। आपको मैं बताऊं, कितने अच्छे अच्छे गाने मेरे हाथ से इसीलिए निकल गए कि मुझे फोन आ रहा है समीर जी का कि मैं प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ सोनभद्र, और रास्ते में कि कहाँ है, आ सकती हैं? मतलब मैंने कहा कहाँ? तो उन्होंने कहा गाना है अनु मलिक जी का। देन बहुत एक अच्छा गाना जो मेरे हाथ से निकल गया, मैं आज बता सकती हूँ अब। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज, हाय रे मेरा घाघरा, ये प्रीतम दा मुझसे गवाना चाहते थे, और माधुरी दीक्षित जी की कमबैक फिल्म भी थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझको बोला कि ये तुरंत ही चाहिए, आप हमको उसको तुरंत कर। अगेन आई वाज इन छत्तीसगढ़ और समवेयर, और 2 दिन में, तो मैंने कहा मैं प्रोग्राम करके नेक्स्ट डे पहुंच सकती हूँ। तब तक उन्हें, करण जौहर शायद प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, तो उनको सुनाना था गाना, तो हाथ से निकल गया। तो बहुत बड़ी शर्त तो ये कि वहां पर आप 1 घंटे में स्टूडियो पहुंच जाइए, जो हमसे मुश्किल था मुमकिन। दूसरा, वहां पर बहुत लोग ट्रेंड के हिसाब से काम करते हैं। ओपिनियनेटेड सोसाइटी इंडस्ट्री है। ये चल गया तो अब यही करना है, उनका चल रहा है तो ये है, वो म्यूजिक डायरेक्टर तो वैसा, प्रोड्यूसर ने कह दिया तो अब ये, इस पर इसकी आवाज अच्छी है। हम तो एक, जब आप लेबलिंग कर देते हैं किसी पे कि भाई फोक सिंगर है, फोक गाती हैं, जबकि मजे की बात है कि इस गाने को सुन के मुझसे लोगों ने कहा कि आपका उर्दू का तलफ्फुज कितना साफ है, ऐसा तो शीन काफ आजकल सुनने को नहीं मिलता, आपने इसमें फकीर जंजीर साफ। तो हमने कहा भाई लखनऊ की हूँ मैं, फारसी में भी गाती हूँ, उर्दू में गाती हूँ, मेरी जो तालीम हमारे सारे मुस्लिम उस्तादों से हुई है। तो उन्होंने जब गाना सिखाया तो सबसे पहले जुबान दी कि साफ हो। तो जो गाना होगा, यदि मैं भोजपुरी गाऊंगी तो वही अंदाज होगा, गजल गाऊंगी तो वो अंदाज होगा। तो वहां पर कभी आपको, दे आर वेरी जजमेंटल इन देयर अप्रोच, आई वुड से। सिर्फ मैं प्रीतम दा की इसमें तारीफ करूंगी, उन्होंने मुझसे गवाया था वो, यूं तो प्रेमी 75 हमारे,
ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, खामखाही तरसते बेचारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। तो ये भी फिल्म 2011-12 में आई थी, एजेंट विनोद। तो जब गाना हिट हो गया तो सबने कहा कि अब आप मुंबई में आके रहिए, अब आपको सब आवाज पहचान गए लोग। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, हम वहां नहीं जाएंगे। घर गृहस्थी, परिवार, अपना लोक जीवन छोड़ के नहीं जा सकती। तो हमने अपनी शर्तों पे काम किया है और मुझे खुशी है कि अब स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक और उसके पहले भी वक्त अब ऐसा आ गया है कि गाना यदि चाहिए तो आपको सिंगर कहीं से भी बैठ करके, हमने तो यहाँ पर म्यूजिक, मैंने इसीलिए बताया आपको कि इसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं बच्चे दोनों लखनऊ के हैं साथ में, इसमें सास जो बजे हैं वो भी सारी लखनऊ का पूरा है। तो आई थिंक ये तो वाकई लोकल फॉर वोकल है कि पूरा प्रोडक्शन ही लखनऊ में हुआ है। और जिस लेवल का, ग्लोबल लेवल का प्रोडक्शन है ये पूरा, लेकिन लखनऊ में स्टूडियो में हम लोगों ने किया। तो ये एक जो आपने दूसरी बात कही कि वहां पर हम क्या इस अंदाज में और सुनते रहेंगे या परहेज के, मुझे कोई परहेज नहीं, बल्कि फ्यूजन के नाम पे मैं आपको बताऊं कि मेडिवल पंडित इतना बड़ा बैंड है, मैं उनके संग प्रोग्राम करती हूँ और गाती हूँ उनके साथ। इनफैक्ट कोविड का जो गाना मैंने अब की बार कोरोना पे गाना बनाया था, जो प्राइम मिनिस्टर तक ने भी ट्वीट किया था उस गाने को, वो तो पूरा फ्यूजन में था गाना। तो एज एन आर्टिस्ट हम लोग उस बंधन में नहीं है, लेकिन हाँ, जब लोकगीत गा रहे हैं तो लोकगीत में जरूर घालमेल नहीं पसंद है। आप जो गा रहे हैं उसकी आत्मा के साथ न्याय हो, ये है जरूर। कल को कोई मुझसे कहे कि भाई सैया मिले रैया को आप डिस्को बना दीजिए, वो मैं नहीं करूंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही जी। हूँ? हर चीज की एक जगह है। और इस तरह की फरमाइशों की कोई कमी नहीं रहती। मुंबई से अक्सर सब कहते हैं, कह रहे आपके पास खजाना, एक आइटम दीजिए, एक आइटम दीजिए। मैंने कहा भैया आइटम दीजिए क्या, आइटम सॉन्ग के गाने दीजिए। हमने कहा भाई, तो कमी यहाँ पर है कि आप, दिस इज हाउ यू लुक एट फोक म्यूजिक, कि ये आइटम है। और तो अब मैंने कहा कि तो वो आप हमसे अच्छे गाने कहेंगे तो हम देंगे, आइटम नहीं दे सकते। अच्छा, आपने बाउंड्रीज तोड़ने की बात कही और आपका ये जो गाना है कंपोज किया हुआ, आपका पहला गाना कह सकते हैं इसको, ये भी एक तरह से बाउंड्री तोड़ी है आपने। नॉर्मली क्या होता है फिल्मों में कि एक म्यूजिक एक तैयार करके दे दिया जाता है लिरिसिस्ट को कि आप इस धुन पे गाना लिखिए। मतलब ऐसा कुछ लगता है कि आपने कफन दे दिया और इस साइज का मुर्दा खोज के लाओ। तो ऐसे में गाने के ऊपर या कविता के ऊपर आपने धुन तैयार किया, कितना मुश्किल होता है? क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है नहीं बॉलीवुड में। इतने इंटरव्यूज, मेरा सवाल किसी ने ये पूछा और वो जनसत्ता से ही आता था, शुक्रिया ये पूछने के लिए। दरअसल सच बात यह है कि जो कविता है, ये शब्द है, वही आत्मा होती है किसी भी गाने की। उसके हिसाब से उसमें म्यूजिक डायरेक्टर या कलाकार, गायक अपनी आत्मा उसमें उड़ेलता है कि वाह क्या पोएट्री है, कि भाई ये, इस पर हम अपने जज्बात उड़ेले। तो ये जब दीप्ति मिश्रा जी की जब ये कविता आंख लगी मुझे, अधिकतर दिग्विजय आपने देखा है कि जो महिला की भी जो जज्बात है, अधिकतर हमारे यहाँ मेल पोएट लिखते आए हैं, कवि या शायर। जितने भी, लता जी ने भी गाने गाए, आप देखिए ना, वो कैफी साहब ने लिखे हैं, मजरू साहब ने लिखे हैं, शकील साहब ने लिखे हैं। आज तक आप यदि देखें तो वो सारे, चाहे वो समीर अली साहब लिख रहे हैं, मनोज मुंतशिर लिख रहे हैं, देर ऑल मेल पोएट, जो एक औरत के दिल में घुसने की कोशिश करते हैं। और कमाल के शायर, कमाल के कवि हुए जिन्होंने प्रवेश में सफलता भी पाई। लेकिन यहाँ पर एक शायरा थी, एक कवियत्री थी जिनकी पोइट्री थी, और उसके अंदर एक औरत का अक्स था, बिन रांझे की हीर हुई मैं, आप अपनी पीर हुई। इसके कुछ और जो, क्योंकि गाना बाद में शायद फिल्म के बाद पूरा पूरा रिलीज करेंगे, इसमें घर की हूँ घर से बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं, इस तरह के बड़े कमाल के, मस्त तकदीर हुई मैं, इसके शब्द बड़े कमाल कमाल के हैं। तो वो वाकई एक औरत जैसे अपना देख सके। तो मैंने जब कविता देखी तो मैंने कहा दिस हैज टू बी सं। और इसी तरह हमने शुरुआत करी कि पहले कविता आई, फिर मैंने धुन बनाई। धुन देने के बाद प्रोग्रामिंग के लिए नमन और अभिनव से कहा, और हम लोगों ने कलेक्टिवली इसको डिजाइन किया। और खुशी की बात आज ये है कि जब हम लोग को बोला गया कि आप और गाने दीजिए, तो हम लोग बोला हम चारों की टीम, हमारे उसमें दीप्ति जी भी इंक्लूडेड है, धर्मा से लेके अक्षय जी का यही आया हम लोगों को, एबिडांटिया जो कंपनी है उनकी, कि प्लीज मेक मोर सॉन्ग, सच सॉन्ग्स। उन्होंने यही कहा कि एक तो कविता में भी ओरिजिनलिटी है, ये शब्द नए हैं, ये थॉट नया है, नयापन है, धुन बिल्कुल नई है,
वरना फ्यूजन के नाम पे तो रोज 200 गाने बम्बई में बन रहे हैं, आपको पता है। फिल्म तो छोड़िए, नॉन फिल्मी लोग अपना यूट्यूब में रोज 200 गाने रिलीज कर रहे हैं। वहां पे कुछ नया बनता तभी है जब आप ऐसे आदमी से गाना बनवाते हो जो फिल्मी है ही नहीं। तो हमारा कोई फिल्म का एक्सपोजर नहीं है, हम फिल्म के में गाते भी नहीं है, तो इधर से जो चीज आएगी वो ओरिजिनल ही होगी। दोनों बच्चे भी जो हैं वो रहमान साहब की एकेडमी के, तो उनका वो पूरी छाप है गाने में, आपने देखा वो पूरा टेक्नोलॉजी का छाप है और नएपन की छाप है कि वो नए हैं। तो वो एक मुझे लगता है कि व्हाट क्लिक फॉर दिस सॉन्ग वाज द ओरिजिनलिटी, कि चारों बिल्कुल ओरिजिनल थे। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमने ओल्ड मेथड ही अपनाया है कि गाना, फिर धुन, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट। और तभी शायद इतनी कमाल की चीज निकली है। वैसे आपने अभी एक बात कही कि इधर से कोई चीज जाएगी तो बड़ी ओरिजिनल होगी, संगीत हो जी या फिल्में हो। अगर फिल्में ही बिल्कुल। यहाँ पर बने, और मैं बात कर रहा हूँ फिल्म सिटी की, आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने यहाँ का भी दौर देखा और आप मुखर भी रही हैं आमतौर पे सामाजिक मुद्दे में बोलने पे। फिल्म सिटी अगर यहाँ बन जाए तो आप क्या फायदा देखती हैं बॉलीवुड का? बॉलीवुड टूटेगा या बॉलीवुड और समृद्ध होगा? मुझको लगता है कि हम बॉलीवुड शब्द यहाँ ना इस्तेमाल करें, यहाँ पे हम फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल करें। और वो कही जाती है फिल्म इंडस्ट्री उद्योग है जो इतनी कमाई करके देश को देता है। और ये फिल्म उद्योग है तो उद्योग तो कहीं भी हो सकता है और होना ही चाहिए, बल्कि देश के हर राज्य में होना चाहिए, मुझे तो लगता है। हर राज्य की प्रतिभाओं को फिल्म बनाने का अधिकार होना चाहिए और सबको देखिए रीजनल फिल्में जितनी बनती है पूरे देश में, पोस्ट प्रोडक्शन दक्षिण की बात छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी उत्तर भारत में जहाँ भोजपुरी बने, पंजाबी बने, वो राजस्थानी बने, गुजराती बने, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए तो वो बम्बई दौड़ते हैं। तो ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में एक फिल्म इंडस्ट्री स्थापित करने का निर्णय है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उसका तो दोनों हाथों से मुक्त कंठ से स्वागत करती हूँ। इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक देश है, जनसंख्या की दृष्टि से। और यदि मैं बात करूँ फिल्म उद्योग के लिए, आज जैसे फिल्म राइटिंग, फिल्म स्क्रिप्टिंग, लिरिक्स, म्यूजिक में हिंदी जो जान है, क्योंकि मुख्य भाषा हिंदी है, वो उत्तर प्रदेश की, बिहार की में आपको पता है कि भाषा इतनी सशक्त है। आज भी स्क्रिप्ट राइटिंग में, डायलॉग राइटिंग में आपको सारे यहीं के लड़के बच्चे मिलेंगे, आपको लड़कियां सब इधर ही की मिलेगी, क्योंकि भाषा उनकी समृद्ध है। इतनी बड़ी संख्या में टैलेंट जो तकनीक सीख रहा है, एक्टिंग सीख रहा है, चाहे वो एनएसडी से भी जाता है, चाहे वो टेलीविजन करने, सब मुंबई जाते हैं। मुझे लगता है संघर्ष का रास्ता थोड़ा छोटा हो जाएगा, काम ज्यादा लोगों को मिलेगा, संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। बहुत सारी स्त्रियों को, महिलाओं के लिए, जिनके लिए परिवार आज भी राजी नहीं होता कि मुंबई में जाके संघर्ष करे, और मुंबई का रास्ता भी आसान नहीं, मुझे लगता है घर के करीब इंडस्ट्री होने से शायद उनके लिए माता पिताओं की धारणा भी बदलेगी। आप फर्ज करिए कि जम्मू कश्मीर की लड़की, पंजाब की लड़की, हरियाणा की लड़की, राजस्थान की बच्ची, बिहार की, उत्तर प्रदेश की, झारखंड के लिए, उसके लिए एक ऐसी फिल्म सिटी जो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर है, आगरा और नोएडा के बीच में स्थित है उत्तर प्रदेश में, तो इट इज, आई थिंक वो सफर बहुत आसान हो जाता है। और मेरे जैसे लोगों के लिए पोस्ट प्रोडक्शन के लिए मुझे बंबई जाना है, लेकिन मुझको यदि वर्ल्ड लेवल यहाँ पे ऑडियो स्टूडियो मिलता है, एडिटिंग स्टूडियो आता है, तो कौन जाने हम ही फिल्म बना डालें। अच्छा, दूसरा स्वागत योग्य निर्णय ये भी लगता है विजय की उत्तर प्रदेश में लोगों को इसीलिए इस बात को लेकर गंभीरता से नहीं ले रहे थे पहले, क्योंकि लोगों को लगा ये घोषणाएं बहुत बार हुई है, और ये सच बात है, घोषणाएं भी हुई हैं, जमीन आवंटित की गई। जो फिल्म सिटी है आज हम लोग नोएडा में जी। देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई थी। और बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उस जमाने में वहां पर आकर जमीन खरीदी और बाद में आपको पता है कि स्टूडियोज को बेच दी। मुझे लगता है पूरी तरह से तो वो निरर्थक नहीं गया, क्योंकि आज पूरी जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो सारे आज उसी जमीन पे चल रहे हैं। बाकी जब घोषणाएं हुई वो जामा इसलिए नहीं बन पाई, चाहिए इस तरह की चीज को जमीन पे उतारने के लिए। घोषणा तो आसान है, आज के दौर पे तकनीक इतनी ऊंची पहुंच गई है कि जब तक आप ग्लोबल नहीं सोचेंगे कि भाई आज आप कुछ बना रहे हैं, वो स्टूडियो ऐसा हो कि भाई दुनिया देखने आए, कि यदि किसी को हॉलीवुड में भी यदि बनाना मोदी है जी, फिल्म, तो वो सोचे आपको कि यहाँ आपको पर। बी आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। ऐसा है कि फिल्म सिटी आपने कही हर जगह होती है, हर रीजनल में। हैदराबाद में कोई समस्या नहीं है, चेन्नई में कोई समस्या नहीं है, कोलकाता में कोई समस्या नहीं है, लेकिन नोएडा में समस्या है। नोएडा के लिए कहा जाता है कि वहां आपसे ही कहा गया कि भोजपुरी फिल्में बनाइए ना, किसने रोका है? तो ये, और संजय राउत हैं, उनको लगता है कि एक फिल्म इंडस्ट्री को तोड़ने की साजिश रची जा रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो खाली उत्तर प्रदेश में क्यों समस्या आ जाती है जब फिल्म सिटी बनाने की बात आती है?
मैं पहली बात तो किसी भी व्यक्तिगत प्रश्न का जवाब नहीं दूंगी, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बात मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने जो पहले कहा मैं उसका उत्तर दे रही हूँ। आपने कहा कि हैदराबाद में है, चेन्नई में, खुद ही आपने कहा, और नोएडा से समस्या और लोग कहते हैं भोजपुरी फिल्में बनाइए। देखिए ये तो अपने आप में अन्याय है। आप एक इंडस्ट्री को खांचों में क्यों बांट रहे हैं? भोजपुरी क्या फिल्म उद्योग का एक हिस्सा नहीं है? उसी का हिस्सा है ना, आंचलिक है, लेकिन फिल्म उद्योग का हिस्सा है, कमाई वो भी करती है, कार्य भी करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को आपने जो बोला तोड़ने का, मुझे लगता है ये सुरक्षा की भावना जहाँ है उसी को डर लगता है। एक कामयाब इंडस्ट्री को क्यों कोई तोड़ेगा? एक चलती हुई चीज को कोई क्यों विखंडित करेगा? एक कामयाब चीज को कोई और कमजोर थोड़ी करना चाहेगा। बगिया में यदि फूल लगे हैं तो 4 फूल और लगे, ये कहाँ का न्याय है कि आप 4 फूल लगाने को बागवान को मना करते हैं? रोजगार यदि लग रहा है, किसी भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करिए, यदि 1000 गाड़ियां बनती थी, यदि वो दूसरी जगह प्लांट लगा करके 2000 गाड़ियां और बनाना चाह रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है कि आप मना करें कि नहीं आप इस प्लांट को तोड़ना चाह रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। जैसे ये कमाई करके दे रहे हैं, वो भी कमाई करके देंगे। और भोजपुरी करके तो एक बहुत मुझे लगता है सीमित करना हो गया। मैंने आपसे तो अभी सीधे जो आपने जहां मुझे रोका, मैं हॉलीवुड की बात कर रही थी वहां पे। आपको अंदाजा भी नहीं है, मैं आपको ये बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ कि जब से इसकी घोषणा हुई है, वैश्विक पटल पे बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय जो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उन्होंने इसमें रुचि दिखाई है। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ये रुचि दिखाई कि हम यहाँ पे आकर अपना एक स्टूडियो बनाने की कोशिश करें। आज आप हिट क्या करा रहे हैं? मिर्जापुर। भले आप मिर्जापुर को बदनाम करके बना रहे हैं, लेकिन आपको आज मिर्जापुर जैसे शहर के नाम की जरूरत पड़ रही है अपनी सीरीज को हिट करने के लिए। आज आप कोई भी आप उठा करके देख ले, वहां पर आप क्या चरित्र दिखला रहे हैं, आप क्या कैरेक्टर दिखला रहे हैं, आपकी वो कहानियां घूम फिर करके पिछले 3 साल में 64 फिल्मों की शूटिंग हुई है लखनऊ और उत्तर प्रदेश में। 64 फिल्म्स। ये आखिर क्या लोग अपनी जमीन को निकट से देखना चाह रहे ना? फिल्म को हिट तो यूपी बिहार करता, और आज ये कहना कि भोजपुरी फिल्में नोएडा बना ले, भोजपुरी क्यों? हम तो हॉलीवुड की भी स्तर की फिल्में होंगी तो बांग्ला फिल्में भी बनेगी और तमिल भी बनेगी। मैं बताना चाहती हूँ जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपनी 2-4 दुविधाएं बिल्कुल क्लियर कर लें। इसकी पहली बैठक में मुख्यमंत्री जी के साथ जो हुई उसमें कौन आए थे? बाहुबली के मेकर आए थे, तानाजी के मेकर आए थे, जो आदि पुरुष बना रहे हैं, भगवान राम की कथा बना रहे हैं। और आदि पुरुष के जो मेकर हैं, जो पूरा बाहुबली की जिन्होंने लिखी है, अपने ब्रिजेन जी, राजा मौली जी के पिताजी, उन्होंने ये कहा कि हम इसके गाना यही शूट करेंगे, हम इसका मूर्ति यहीं पर देंगे अयोध्या से। अ, तानाजी जो जो बना रहे हैं, इसके अलावा सेतु, जो सभी राम सेतु जो बना रहे हैं अक्षय कुमार जी, उन्होंने उसके लिए बात करी। जिस लेवल के लोग आए हैं यहाँ पर, वो दक्षिण के, रजनीकांत जी की पुत्री, रजनीकांत जी की ओर से प्रतिनिधित्व किया था उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आप यहाँ पे कुछ बनाते हैं तो हम सिर्फ फिल्म नहीं, हम यहाँ थीम पार्क तक लेके आना चाहते हैं, बच्चों का पार्क एक लेके आना चाहते हैं। रजनीकांत जी की बेटी ने उस मीटिंग में कहा। ये मैं आपको बता इसलिए रही हूँ कि ये दक्षिण भारत की बात कर रही हूँ, मुंबई तो भूल जाइए। ये मैं दक्षिण भारत की बात कर रही हूँ, राजा मौली और रजनीकांत जैसे नामों का जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ कि ये वो लोग नाम है जो दक्षिण के स्तंभ है, वो उत्तर प्रदेश में संभावना देख रहे हैं। तो वो तमिलनाडु तोड़ रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं जहां भाई द मोर द मेरियर, काम मिले तो मिले। जब हिंदुस्तान का कोई आदमी हॉलीवुड में काम पाता है, चाहे वो प्रियंका हो, अनिल कपूर हो, इंसान खुश होता है। एक जमाने में आईएएस जौहर जी को होता था, कबीर बेदी, हम लोग तो गर्व करते थे। यदि आज उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री खुलती है तो मुंबई वालों को तो हर्षित होना चाहिए कि भाई हमारे और भाई बहनों को काम मिले। किसी की चीज कोई ले नहीं जा सकता, कामयाबी कोई किसी की नहीं छीन सकता। मुंबई 8 दशकों की मेहनत के बाद बनी है, वहां की मेहनत कोई कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, मुंबई 8 दशकों से बनी है और लंबे समय से लोग यहाँ से रोजगार के लिए, सिर्फ फिल्म में नहीं, तमाम रोजगार हासिल करने के लिए मुंबई की तरफ जाते रहते हैं। कोई प्लेन में जाता है लेकिन ज्यादातर रेल में जाते हैं, और रेल में जाते हैं तो विरह होता है, और विरह से मैं आपका समझ एक, गई। जी जी, आप बिल्कुल समझ गई कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपसे वो ना सुना जाए और उसके आगे बढ़ जाएं तो आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जो नाराज हो जाएगी हमसे। क्या जोड़ा है लेकिन आपने, बिल्कुल सही जोड़ा है। विस्थापन की ही पीड़ा है ये। और रेल में बैठ करके जो हमारे जौनपुर से और गोरखपुर से बॉम्बे मीटिंग के लिए चलते हैं, लेकिन देखिए ये गाना कितने लोगों पे सही भी साबित हुआ है। माया नगरी कही जाती है मुंबई, लोग हीरो भी बन गए वहां पहुंच के। हाँ,
रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन हो, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन। अरे जौन टिकसवा से सैया मोर जइहे, पानी बरसे, क्या बात। पानी बरसे टिकस गल जाए रे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया बैरन, रिलिया बैरन। बहुत सी यादें ताजा कर देती हैं आपकी आवाज जो है। कौन साहबवा की क्या सैया मोर नौकर, गोली दागर घायल कर जाए रे, गोली दागर साहब मर जाए रे, रेलिया बैरन। देखिए ये लोग का भदेश है, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन 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 बैरन। अच्छा, जिन इलाकों के लोग ये बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं इन बातों को, उनको लग रहा होगा कि कैसा गाना है जिसमें ताना दिया जा रहा है, किसी को कोसा जा रहा है। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, मैं मालिनी जी से कहूंगा कि मालिनी जी कैसा संगीत है जिसमें किसी को गोली लगने की बात की जा रही है, किसी को कोसने की बात की जा रही है। रेलिया बैरन पिया को लिए एक हकीकत रही और आज भी है कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से रोजी रोटी की तलाश में दशकों से, बल्कि शायद शताब्दी से, पिछले तो इस पूरी शताब्दी का इतिहास पूरा माइग्रेशन करा है। अपना घर छोड़ करके वो काम धंधा ढूंढने के लिए दूसरे शहर जाते रहे, पहले और ठिकाना, अब मुंबई, चेन्नई है, कभी लुधियाना भी है काम करने, वहां भी जाते हैं। जब वो चले गए रेल में बैठ करके, प्रवासी भाई मेहनत करके हाड़ मास अपना गला करके जल्दी घर को लौट नहीं पाते थे। तो उस जमाने में निरक्षर भी थी स्त्रियां जो चिट्ठी भी नहीं पढ़ पाती थी। जिस रेल में बैठ करके पति चला गया, उसको कोसलिया बैरन, माने दुश्मन हो गई, जो पति को लेकर चली गई। जौने टिकसवा से सैया मोरे जाइए, जिस टिकट को लेकर बैठकर पति देव गए हमारे, पानी बरसे और टिकट गल जाए। तो ये ई टिकट का जमाना नहीं था, गत्ते का टिकट चलता था, उस जमाने की बात है। और जौने शहरवा को सैया मोरे जाइए, आगी लागे शहर जल जाए। जिस शहर को जाए वहीं पे आग बरसे, आग लगे, कुछ हो जाए, बम फटे, कुछ आग लगे, लौट के वापस आ जाए। कि देखिए ये आपने जो मूल प्रश्न पूछा है, हमारे यहाँ पर एक कथा कहानियां, लोक कथाएं इस पे है कि कोसा उसी को जाता है जहां बहुत प्यार होता है, और कोसने के बाद मनाया ही जाता है कि अलाए बलाए सारी चली जाती। तो ये जमाना जब अंग्रेज थे, गोरे थे, गोरों के जमाने का ही गाना है कि जौने शहरवा सैया मोरे जइए, आगी लागे, यानी बम फटे, गोली चल जाए। फिर जौने साहबवा के सैया मोरे नौकर, जिनकी काम में गए उस जमाने में, देखिए फैक्ट्री थी उस जमाने में, जहाज चलते थे मुंबई में, जहां भी काम करने गए गोरों के यहाँ, गोली दागे साहब मर जाए। साहब का कहलाने का अधिकार सिर्फ गोरों का था, अंग्रेजों का था। तो उनके लिए मनाती है कि वो मर जाए। मैं इसको आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह दिग्विजय देखती हूँ कि देखिए समय बदल गया, देशकाल परिस्थिति बदल गई, जो नहीं बदला वो गाने का इमोशन नहीं बदला। आज भी जिसका पति काम में मसरूफ होकर के चला गया है और पत्नी जानती पति नहीं लौट सकता, तो वो पति को तो नहीं कोस सकती, उसके बॉस को कोसती है उसके ऑफिस को कोसती है। और फिर अंत में आता है, अरे जौने सौतनिया के सैया मोरे आशिक, खाए धतूरा सौत बहुराए रे। सौत यानी कि पति लौट नहीं रहे, कई कई सालों नहीं लौटे, चिट्ठी नहीं लिखी, खबर नहीं दी, तो ऐसा तो नहीं कि किसी और के चक्कर में पड़ गए। तो मुझे मिल जाए तो मैं धतूरा खिला दूं जिससे कि बौरा जाए, तो भूल जाएगी, तो मेरे पति के चंगुल भी उसके चंगुल से छूट जाएंगे। तो ये गाना मुझे लगता है सहस्त्रों सहस्त्रों
हमारी पुरखिनों, दादियों, स्त्रियों के वियोग की कहानी है, जिसमें वो गा करके भी उस प्रतीक्षा के समय को बिताती रहीं और गाते हुए हिम्मत नहीं उन्होंने छोड़ी। सबको कोसा है, पति को नहीं कोसा। ये जो स्टोरी टेलिंग का अंदाज है आपका शानदार, शायद इसीलिए हजारों सैकड़ों अवार्ड आपके सामने फीके हैं। और अवार्ड की बात मैं कर रहा हूँ, आपने पद्म अवार्ड लिया है, आपको पता है कि कितनी मेहनत लगती है उस मुकाम तक खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए, जब सरकार आपको पद्म पुरस्कार के लिए चुनती है। ऐसे में एक कोई राजनीतिक मुद्दा आता है और एक ट्रेंड चल निकलता है कि हम अवार्ड वापस कर रहे हैं। कैसा लगता है जब आप ऐसे लोगों को देखती हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर ये अवार्ड वापसी तो लोगों के लिए अ, आज है, लेकिन जो मैं तो चूँकि लोक परंपरा से जुड़ी हूँ, तो मैं आपको उसी के बहाने उदाहरण बताऊँगी कि हमारे यहाँ ये व्यवहार लौटाना किसी का, आप समझ रहे हैं, आप भी दरी के मिट्टी के लोग व्यक्ति हैं। किसी ने कुछ दिया हो भेंट में, यदि इसको कहते हैं व्यवहार लौटा दिया, लड़की वालों ने लड़के वालों का व्यवहार लौटा दिया या भौजाई मिली तो अपनी जेठानी का व्यवहार लौटा दिया। इसको अल्टीमेट अपमान मानते हैं। आप समझते हैं ना कि भाई हमें नहीं रखना, आपने दिया तो हम लौटा रहे हैं वापस। अवार्ड वापसी वैसी है कि कभी आपके काम से प्रसन्न होकर के या आपके काम के सम्मान में अ, अकादमियाँ या सरकारें आपको प्रतिष्ठा देती हैं और सम्मान देती हैं। 15 साल हुए, 20 साल हुए, आप किसी बात से नाराज़ हुए, तो आपको लगता है कि हम किस तरह से मुखालिफत करें, तो एक यही तरीका है हमारे पास और क्या, हम इस अवार्ड को वापस करते हैं। ये उनका नज़रिया है। मेरा जो नज़रिया वो ये है कि अवार्ड अपने संग एक खाली एक सर्टिफिकेट नहीं होता। अवार्ड के साथ बहुत सारी ऊर्जाएँ होती हैं, बहुत सारा आशीर्वाद होता है, जिसको आप उतने साल तक आपने सहेज के रखा है, जिसकी वज़ह से आपका शायद कद बढ़ गया, जिसकी वज़ह से आपकी प्रतिष्ठा में और 4 चाँद लगे, जिसकी वज़ह से आपकी स्वीकार्यता बढ़ी, मान्यता बढ़ी, आपको लोगों ने दुआएँ दी, आपको शब्दों के फूल झड़े, आपको लोगों ने सर माथे पे बैठाया। वो कैसे वापस करेंगे? वो कैसे वापस करेंगे? मुझे लगता है कि मुझे याद है अवार्ड वापसी जब 2015 में बहुत सक्रिय हुआ था, पहली बार जब हमने इसको देखा था अवार्ड वापसी और मैं तब बहुत खुल करके इसके मुझे समझ ही नहीं तो मुझे याद है कि मेरे गुरुजी, अप्पा जी, गिरिजा देवी जी, अप्पा जी को हमने पूछा कि अप्पा जी अ, आपको यदि इसमें कुछ कहना हो वीडियो हम लोग सबका बना रहे थे, तो उसमें पंडित बिरजू महाराज जी ने भी इसका विरोध किया था, पंडित राजन साजन जी ने किया था, तो अप्पा जी ने उसमें एक लाइन कही थी, मैं उसी को ज़िक्र कर रही हूँ। उन्होंने कहा बेटा प्यार से तो गुलाब का फूल भी कोई दे, इसको वापस करना अपमान है। और ये सम्मान जो मिलता है, पीढ़ियों में किसी एक को मिलता है, बहुत सोच करके मिलता है। सम्मान देने वाले मर खप करके चले गए, आप किसका बदला किससे निकाल रहे हो? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यदि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में असहमति का भी अधिकार है, किसी चीज़ का विरोध का भी अधिकार है और मैं तो खुद कलाकार हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कलाकार हूँ, लेकिन मेरी एक स्वतंत्र चेतना है, इसलिए जैसा आपने कहा विषयों के साथ बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ी रहती हूँ, मुखर होके एक आवाज़ बनती हूँ। इसी तरह असहमति का भी पूरा-पूरा स्वागत है, लेकिन अवार्ड वापस करना ये मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ न्याय नहीं, जिनको अब जैसे मैं ही अपनी बात करूँ, मुझे पद्मश्री तो प्रणव दा के हाथ से मिला। तो प्रणव दा देश के बहुत सम्मानित स्टॉलवर्ट हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम ये उनकी स्मृतियों के साथ क्यों अपमान करें। तो ये ठीक है अपने विषय पे बात करने का अधिकार है, लेकिन अवार्ड वापसी और एक सबसे बड़ा उसका दूसरा पक्ष पे अब मैं आ रही हूँ कि अधिकतर जो साहित्य के अवार्ड उनके संग कैश पैसा भी रहता है। मैंने देखा नहीं आज तक कि किसी ने ये कहा हो कि लीजिए ये मेरी खुददारी, ये रहे 5 लाख रुपए साथ में मुकर मारता हूँ उस 5 लाख। और ये सबसे पहले बेनकाब हुए 2015 में, जब कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े साहित्यकार, लेखक और जब ये पूरा असहिष्णुता का पूरा मुद्दा उठा, तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5 लाख का अवार्ड दिया था और उन्होंने भी अपना अवार्ड वापस कर दिया। तो मैंने कहा कि अवार्ड वापसी तो बिल्कुल ठीक है, एक भाई जैसे अब किसी ने पद्मश्री अपनी वापस करी, अल्टीमेट वो है कि भाई आपने राष्ट्रीय, लेकिन आपको साथ में स्वर्ण कमल किसी ने लौटा दिया, राष्ट्रीय सम्मान मिला, उसमें 1 लाख रुपए होता है। इन सज्जन ने भी अपना अवार्ड लौटाया लेकिन 5 लाख रुपए नहीं लौटाए। भाई वो
आप क्या हो गए, वो तो खर्च हो गए। किसी ने बाद में पूछा था उनसे, वो बोले वो तो खर्च हो गए। अरे तो आपका यश नहीं खर्च हुआ? आपको जो उसके हिसाब से तालियां मिली, 4 किताबें आपकी और छपी, आपके श्रोता बढ़े, आपकी स्वीकार्यता बढ़ी। इसलिए मुझे लगता है कि विरोध करने का अधिकार है, करना भी चाहिए। कलाकार तभी तो कलाकार है कि उसकी एक स्वतंत्र चिंतन और चेतना चलती है। वो किसी भी पक्ष में हो, वो आपका अपना नज़रिया है कि आपको लगता है कि ये इसके पक्ष में, वो उसके पक्ष में हो। एक हमारे यहाँ थोड़ा-सा एक ये भी है भैया कि बहुत सारे लोगों के अंदर अ, विद्रोही स्वभाव को भी लेकर एक रूमानियत होती है। अच्छी चीज़ का भी विरोध करेंगे, मर जाएँगे लेकिन विरोध करेंगे। उसको मतलब नहीं कि अच्छा काम है कि कैसा काम है, जैसे बांध बनने का विरोध हो रहा है, किसी भी अच्छे काम का विरोध हो रहा है। एक ज़माने में मैनपुर में अ, मज़दूरों का शोषण हो रहा है ये करके, वहाँ पे सांसद आई थी एक और चुनाव भी लड़ी, जीती भी। नतीजा ये सारी फैक्ट्रीज़ बंद की। जितनी बड़ी बेरोज़गारी कानपुर में पनपी 80 के दशक में, उस इतिहास है। तो विद्रोह तो करें, लेकिन तब करें जब समाधान भी साथ में हो। और विद्रोह लेकिन मुझे लगता है कि देश की कोई भी सरकार हो, उसको निश्चित रूप से कोई भी विरोध का या विद्रोह का स्वर है, तो उसका संज्ञान भी लेना चाहिए। और कोई भी यदि अ, संदेह है, प्रश्न है, उन ये सरकार का दायित्व भी है। अच्छा, आप इतना मुखर तरीके से अपनी आवाज कैसे रख लेती हैं, जबकि आपका विवादों में फंसना बाकी कलाकारों की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। आप समझ रही हैं मैं क्यों कह रहा हूँ वो बात जो है। फिर भी जो है आप बिल्कुल संकोच नहीं करती और अपनी बात रखती हैं। दिग्विजय वो तो मैं हूँ ना, फिर मैं ही हूँ वो। मतलब मैंने हमेशा से मुझे याद है कि चूँकि मेरे पति प्रशासनिक सेवा में हैं और उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील प्रदेश में हैं, तो बहुत वर्ष मैंने अपनी इस भावनाओं को संगीत के ज़रिए जो मेरी एक सोच थी, चिंतन थी कि भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान कैसे हो? इसी कारण तो लोक संगीत को अपनाया। तो जो मेरा विचार था, जो मेरी मन की भावना थी, वो मैंने संगीत में अपनी पूरी ढाल दी। अब लोगों को समझ में आता होगा कि जो मुखरता और जो दृढ़ निश्चय है, वो तो 30 साल पहले लोकगीत के क्षेत्र को अपनाने को लेकर के थी, जब लोग कहते थे कि दुनिया आगे जा रही है, अब तो दादी अम्मा के ज़माने में जा रही है। तो मैं उसी समय से था कि किस तरह से हम अपने पूर्वजों के गौरवशाली जीवन को सामने लेकर आएँ। स्टोरी टेलिंग कहा, कथा शैली में हम उस बात को सरलीकरण करके कहें। वो पढ़ने-लिखने से आता है। मैंने अब उस ज़माने में इंग्लिश लिटरेचर को ठुकरा के संस्कृत लिया था अपने ग्रेजुएशन के विषय में। तो मैं शुरू से ऐसी रही हूँ। चूँकि विवाह जहाँ हुआ तो मैं इस संवेदनशीलता और अपनी गंभीरता और उसके नाज़ुकता को समझती थी, तो एक संतुलन बना के चली। आप हँसेंगे, आपको यकीन नहीं होगा, न जाने कितने इस पूरे दौर में मुख्यमंत्री जो रहे पूरे समय में, उन्होंने कितनों ने हम लोगों को टिकट भी ऑफर किए, चुनाव लड़ने का प्रलोभन दिया। लेकिन उसको कभी हमने गंभीर वो मेरा रास्ता नहीं था। आज भी लोग बोलते हैं, सबको लगता है कि राजनैतिक महत्वाकांक्षा होती है, इसलिए कलाकार मुखर होता है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा छोटी सोच किसी की हो नहीं सकती। जिस कलाकार को दुनिया में अवधी लोकगीत सुनने के लिए दुबई और लॉस एंजेलिस बुलाया जा रहा है और न्यूजीलैंड और बर्लिन में गा करके ताली गुंजवा रहा है, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि मेरे गाने कोई रिकॉर्डेड गाने नहीं थे कि वो बड़े हिट हो गए हो, जैसे पंजाब के गाने हैं, जैसे गुजरात के गाने हैं। मैंने अपने दम पे वो जगह बनाई है, तो मेरे लिए वो कभी वो रास्ता था नहीं। ये मुखरता, ये अपने विचारों को लेकर के क्लैरिटी, ये मेरी शुरू से थी। लेकिन जिस दिन अवार्ड वापसी वाला हुआ, उस दिन मुझे लगा कि ये असहिष्णुता के नाम पर कहीं न कहीं मुझे याद है एक मैं आज आप पूछ रहे बताती हूँ, जर्मनी का एक वर्ल्ड नेटवर्क था, टेलीविज़न नेटवर्क। उन्होंने फ़ोन करा कि वी वांट टू हैव योर व्यू पॉइंट अवार्ड्स आर आर्टिस्ट्स आर रिटर्निंग देयर अवार्ड्स, और आपको पता ही है तो ग्लोबल इवेंट की तरह इसको प्रसारित किया गया था। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? उस दिन मुझे याद है कि मैंने अपने हस्बैंड से बात की और मैंने कहा कि कमाल है, जर्मनी से मुझे फ़ोन आ रहा है। यानी विश्व में किस प्रकार की छवि देश की गई, जबकि अ, ये जो घटनाएँ घटी हैं, उनमें एक घटना जिसको लेकर के पूरा मामला था, उस प्रदेश में तो सरकार भी नहीं है। जिनकी दिल्ली में सरकार, उनकी उस प्रदेश में सरकार भी नहीं है।
जिन साहित्यकारों के मरने की दो की बात है, वहां भी उनकी सरकार, दूसरे लोगों की सरकार है। आप एक ऐसे आदमी के ऊपर ठिकरा कैसे फोड़ सकते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं इससे? और यदि है तो आप व्यक्तिगत आक्रमण करिए। आपने पूरे देश को असहिष्णु कैसे कह दिया? और उसमें कलाकार भी आ गए, उसमें साहित्यकार भी आ गए और बाकायदा राजनीति करने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। तो वो एक कहीं कह सकते हैं आप कि दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट मेरे लिए, कि जो इतने सालों से मैं मुझको लगा कि आज मैंने यदि नहीं बोला, क्योंकि दिग्विजय बात ये है कि कलाकार बहुत मेहनत करके अपनी एक इज्जत कमाता है और इज्जत खोने में एक क्षण नहीं जाता। जो आपने बात पूछी उसी का जवाब दे रही हूँ। भावनात्मक प्रश्न है और इसीलिए मैं जी। जनसत्ता में पूछा गया तो मैं ज़रूर इसको दिल से बताना चाहूँगी। कलाकार के लिए खोने को सिर्फ उसका नाम और शोहरत होता है, क्योंकि ये कमाने में तो ज़िंदगी चली जाती है। आप समझ रहे हैं? और वो कमाने में आदमी इसीलिए डरता है कि हम स्टैंड लेंगे, लोग नाराज़ होंगे। और कलाकार तो किसी को नाराज़ नहीं करना, वो तो उसको भगवान ने वो नियामत दी है कि वो ज़िंदगी में दुनिया में सबको खुशियाँ बाँटने आया है। वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे लिए वो ऐसा मोमेंट था जब मैंने कहा हाँ, मैं कलाकार हूँ, लेकिन मेरी एक अपनी स्वतंत्र चेतना है। मैं मालिनी अवस्थी एक औरत हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी भी हूँ। और यदि ये 2 आड़े आते हैं तो मैं पहले इसको आगे रखती हूँ। मैं हूँ तो संगीत है। और मैंने वहाँ पर आकर के मैं फिर उसके बाद आपको पता है बहुत सारे लोग आ गए उसमें, फिर अनुपम जी भी आए, बहुत सारे प्रियदर्शन जी भी आए, समीर जी आए, विवेक अग्निहोत्री आए। कलाकारों में जो आए मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, सोनल मानसिंह जी, अ, आपके सरोजा वैद्यनाथन जी, भजन सपूरी जी, डागर जी, रोनू मजूमदार जी, बहुत सारे कलाकार थे। और साहित्यकारों में ऑफ कोर्स नरेंद्र कोहली जी और बहुत सारे लोग। और हम लोग सड़क पर आए। लिटरली पहली बार सड़क पे आना पड़ा, क्योंकि पहली बार साहित्य अवार्ड वापसी आया, साहित्य अकेडमी में काली पट्टी बांध के घूमा। तो मुझे उस समय ये लगा कि विवाद यदि होता है तो होने दो। लेकिन मैं एक गिल्ट के साथ मरना नहीं चाहती। जीवन की शांत बेला में मैं उस गिल्ट के साथ नहीं जीना चाहती कि जब बोलना था मैं चुप रही। और मैं इसलिए बोली। लोगों ने बहुत कुछ कहा, किसी ने कहा सरकार की समर्थक हैं, किसी ने संघी कहा। तो मैं हँसती हूँ मैं तो अब कि भई तुम लोग बहुत देर में समझे। हम तो 3 पुश्त से संघी हैं, 2 पुश्तों से संघी हैं। अब सब इसको कोई अपने यहाँ पे भी आस्था है, मेरा विचार है और ये मुझको इस पे गर्व है। तो ये एक अभी भी जैसे हम लोग जो आपने बोला कि कैसे दृढ़ता से रख लेते हैं, जब फिल्म सिटी का भी हुआ, लोगों ने मुझसे पूछा, जब कंगना का घर तोड़ दिया गया, तो भी मैं पूछा, तो मैंने यही बोला, हमने कहा भई अ, आपको असहमति है तो वही आप उनको उनसे आप अपने ढंग से आप ऐसे उनसे जिरह करिए, उनको जवाब दीजिए, उनकी आप बात पे आपत्ति दर्ज, लेकिन घर तोड़ना किसी भी कलाकार का हमारे में, ये तो कोई एयरपोर्ट पे कदम रखे उसके पहले उसका ऑफिस टूट चुका है, ये तो पूरी तरह से एक मैं कहूँगी कि अन्याय है। वहाँ पर मुझे लगता है बहुत सारे कलाकार इसीलिए डरते हैं कि भई हम बोलेंगे, वो लोग सोचते हैं हमें क्यों झंझट में पड़ना, हम क्यों किसी के मामले में पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, उसमें एक मुखरता और अपना चिंतन है। जब वो उसकी ज़रूरत होती है, वो पक्ष सामने आता है, जब कलाकार तो कलाकार पक्ष। लेकिन मान लीजिए कहा जाता है, एक थोड़ा-सा आरोप लगाया जाता है कि सिलेक्टिव विरोध होता है आपका भी। उत्तर प्रदेश को इग्नोर कर देती हैं आप। जब उत्तर प्रदेश में पत्रकार गिरफ्तार किए जाते हैं, तो उसपे आपका कोई बयान वैसा आया नहीं मुखर कभी जो है। मुझे लगता है कि किसी भी पत्रकार के लिए हमने कभी भी कोई बयान तो मैंने कभी भी किसी के लिए नहीं दिया व्यक्तिगत, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। लेकिन कई जगहों पे जो शासकीय निर्णय हैं, उन पर हम लोग कभी नहीं कहते। कंगना अगर शासकीय ढंग से तोड़ा गया, मुझको उसमें डाउट है। एक आर्टिस्ट के लिए मैं वहाँ पर खड़ी हुई थी। बाकी कानून जहाँ पर ओवरटेक करता है, वहाँ पर मुझे लगता है कि कलाकारों को भी बोलने का कोई वो अधिकार नहीं। एक एक्ट है, उसको आप कोर्ट चुनौती दे सकते हैं, वहाँ पे कलाकार क्या कर सकता है? कलाकार के साथ कहीं पे अन्याय हो, वहाँ कलाकार को खड़ा होना चाहिए। देश के साथ कहीं पे अन्याय हो, खड़ा होना, जैसे भी किसानों का मसला है, तो इसमें मुझसे कई लोग पूछते हैं, हमने कहा ऑफ कोर्स किसानों के साथ है, इसमें कौन-सी पूछने की बात है? मैं तो लोक कलाकार हूँ, मैं तो बिल्कुल किसानों के साथ हूँ और हर किसान की जायज़ माँग के साथ हूँ। और किसान का यदि कहीं असंतोष दिखा रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि सरकार को ज़रूर सुन कर के संज्ञान लेना चाहिए, तो मैंने पहले ही कहा।
मान लीजिए कभी घर से पतिदेव की तरफ से नहीं कहा गया कि यार मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पद पे बैठा हूँ, जब तक मैं इस पद पे हूँ, साल 2 साल, ढाई साल, उतनी देर शांत रहो, कभी ऐसी बात नहीं हुई? नहीं, पहली बात तो मुझे लगता है कि हम लोग आज शायद अपने गाने की ही बात कर रहे हैं, तो हम लोग वहीं पर अभी स्टिक करेंगे, क्योंकि ये एक जो आपने बात पूछी है, ये 2 साल बाद इसका भी पूरा उत्तर देंगे हम लोग। आपको लगता है कि एक हम लोग इतना सुंदर हम दोनों ने, पति-पत्नी ने अ, पहले दिन से ये तय किया था कि हम दोनों का प्रोफाइल अ, पब्लिक प्रोफाइल, एक अधिकारी का भी, एक कलाकार का, जहाँ हमारी जवाबदेही है, मेरी भी है, उनकी भी है। और हम दोनों को कभी भी रास्ते न टकराए हैं और हम दोनों को परस्पर एक-दूसरे के कारण कभी भी न तो लाभ हो, न नुकसान हो। हमारा दोनों का उद्देश्य है कि हम समानांतर चलें, साथ चलें, एक-दूसरे को सहयोग करें, एक-दूसरे की ताकत बनें। और मुझे लगता है दुनिया हम दोनों की मिसाल देती है, तो मुझे लगता है हम लोग कामयाब भी रहे। और ये आसानी से नहीं आता, बहुत त्याग करने से आता है। ये आसानी से नहीं आता। हम लोग बहुत छोटी चीज़ों में, छोटे उसमें, छोटे बेनिफिट्स में हम लोग नहीं पड़ते। तो हमको त्याग में ही संतोष है और अपनी आज़ादी के साथ संतोष है। उस आज़ादी के साथ मैं भी जी रही हूँ। काम में उनको पूरी आज़ादी दी है मैंने, तो 24 घंटे में 19 क्या 20 घंटा काम करते हैं ये। अच्छा, अब इंटरव्यू वैसे खत्म करने का समय आ रहा है और मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ रहा है इस इंटरव्यू को देखकर आपकी ही फ्रेंड का कि अब बात मालिनी जी के पतिदेव की चलने के लिए है, तो एक गाना सालों से मालिनी जी का बहुत फेमस है। हालांकि उसका आपसे संबंध नहीं है, लेकिन दुनिया भर की महिलाएं उससे छेड़ती हैं, उसको गा के अपने पतियों को जो है सैया मिले लड़कैया। तो क्यों ना इस इंटरव्यू का समापन जो है वो इसी गाने के साथ कर लिया जाए। बिल्कुल छेड़ती हैं और आपको पता नहीं कई तो पति चाहते हैं कि वो छेड़े जाएँ। जब मैं महफ़िल में जाती हूँ, स्टेज पे तो मैं कहती हूँ कि अ, जो फ़रमाइशी पीछे से आती है तो महिलाओं से ज़्यादा वो पुरनका जौन बुढ़ऊ लो सब लोग पीछे खड़े होकर के वो जो लड़कइया वाला गनवा था तनी सुना दीजिए तो वो उनको वो भाता है। बिल्कुल लीजिए सुनिए। हरी सैया मिलल रे सैया मैं का करूं, सैया मिलल रे सैया मैं का करूं, 12 बरस की मैं ब्याह की आई, सैया चले पैया पैया मैं का करूं, सैया मिलल रे सैया मैं का करूं हो, 15 बरस की मैं गौन पे आई, 15 बरस गुइया 15 बरस की, 15 बरस की मैं गौन पे आई, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया उड़ावे कनकैया मैं का करूं, सैया मिले लैया मैं का करूं हो। बहुत खूब, बहुत-बहुत धन्यवाद मालिनी जी आपका। आप आई और हमारी सब प्रार्थना है कि आपका गाना और आपके आने वाले हर गाने बहुत ज़्यादा चलें और दर्शकों को से उम्मीद है कि आप ज़रूर इनकी फ़िल्म देखिए, इनके गाने सुनिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मालिनी जी। तो देश और दुनिया की बहुत-बहुत बाकी खबरों के आभार, लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। बहुत-बहुत मालिनी जी आभार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार दिग्विजय आपका भी और जनसत्ता के तमाम दर्शकों को, पाठकों को, श्रोताओं को मेरा बहुत सादर अभिवादन, क्योंकि जनसत्ता मनपसंद अखबार हमारा खुद का रहा है। हम लोग हमेशा पढ़ने के लिए कंटेंट इसको देखते रहे और मैं आपके ऑफिस भी अंदर से आई हूँ, आपके एडिटर साहब, उन्होंने एक हमारा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन कराया था और आपने आज वाक़ई में हमको ऐसा महसूस ही नहीं करा, लगा कि हम लोग आमने-सामने बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया दिग्विजय। थैंक शुक्रिया। यू जनसत्ता।